अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो के अंदर हम आपके चैप्टर नंबर 2 के जो एमसीक्यूज हैं उनको सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये एमसीक्यूज थोड़े से आपके लिए टेक्निकल हो सकते हैं, आपको इन्हें ध्यान से समझना है। आप अगर इन्हें ध्यान से समझ के करेंगे तो यकीन माने इससे घुमा फिरा के अगर वो खुद से भी बना के देता है ना, तब भी आप उनको क्या कर सकते हैं, इजिली सॉल्व कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम से मैक्सिमम नॉलेज आपको डिलीवर कर सकूं। तो आपके पास सबसे पहला जो एमसीक्यूज है वो क्या है? द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस इज। बेसिकली वो कहना चाह रहा है कि आपके पास जो न्यूमेरिकल रेशियो है, रेशियो बेसिकली एक तरह से डिवीजन को कहते हैं कि दो चीजें आपस में डिवाइड हो रही हैं। डिस्प्लेसमेंट टू डिवीजन यानी वो कहना चाह रहा है कि जो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, अगर आप इसको क्या करते हैं, इसकी रेशियो निकालते हैं किसके साथ? डिस्टेंस के साथ, तो ये किसके बराबर आएगी? ये चीज वो आपसे कह रहा है। अब इस चीज को समझने के लिए आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए किस चीज का। पहले डिस्प्लेसमेंट का पता होना चाहिए, फिर आपको पता होना चाहिए किस चीज का, डिस्टेंस का। तो चलें डिस्टेंस को समझते हैं सबसे पहले। लेट्स से अगर आपके पास एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट क्या है, बी है। आपने ए से लेकर कहाँ जाना है? बी तक जाना है। तो क्या करेंगे, आप एक रास्ता चूज करेंगे जो कुछ इस तरह से। अब याद रखिएगा डिस्टेंस क्या होता है। डिस्टेंस आपके पास होती है बच्चों रास्ते की कुल लंबाई। फासला आपके पास क्या है? रास्ते की कुल लंबाई, और उसको आप किससे जाहिर करते हैं? एस से जाहिर करते हैं, ठीक है। जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट आपके पास दो पॉइंट के दरमियान में छोटा तरीन रास्ता है। अब याद रखिएगा कि दो पॉइंट में छोटा तरीन रास्ता जो होता है ना, वो हमेशा एक सीधी लाइन होती है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगी? एक सीधी लाइन आ जाएगी, और इसको किससे जाहिर करते हैं? डी से। किससे जाहिर करेंगे? डी से। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बच्चों बताओ कि कौन सी मिकदार ज्यादा है, क्या फासला ज्यादा है कि डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है? तो आप इस सिचुएशन को देखते हुए मुझे फौरन से बता दोगे कि सर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कम है जबकि फासला क्या है? ज्यादा है। इसको हम यहाँ पे लिख दें कि आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट है वो कम है, लेस देन है किससे? फासले से, डिस्टेंस से, ठीक है। अब एक और सिचुएशन लें बच्चों कि आपके पास एक पॉइंट ए यहाँ पर है और एक पॉइंट बी जो है बिल्कुल इसके सामने है। अब जो इसका फासला इन दोनों के दरमियान में वो बिल्कुल एक सीधी लाइन है। फासला बिल्कुल क्या है? एक सीधी लाइन है। और आपको पता है कि अगर फासला सीधी लाइन है तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या होता है? एक सीधी लाइन होती है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी एक छोटा फासला है दो पॉइंट्स के दरमियान में, तो वो भी एक क्या होगा? सीधी लाइन होगी। अब मैं अगर आपसे यहाँ से पूछूं कि बच्चों आपके पास कौन सी मिकदार ज्यादा बड़ी है और कौन सी छोटी है, तो आप कहेंगे कि सर दोनों क्या है? एक दूसरे के बराबर है। डिस्प्लेसमेंट बराबर है किसके? डिस्टेंस के। अब मैं आपसे चाहूंगा कि आप इन दोनों को आपस में क्या कर दो बच्चों? कंबाइन कर दो। कंबाइन करोगे तो आपके पास क्या आएगा? डिस्टेंस इज लेस देन, इक्वल साइड करवाना है तो इक्वल बेटा आपके पास नीचे ना आपने जो लेस देन का साइन है इसके नीचे एक लाइन लगा देनी है। ये लाइन आपको बताएगी कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो छोटा है, लेस देन है और इक्वल है। लेस देन भी है और इक्वल भी है किस चीज के? फासले के, डिस्टेंस के, ठीक है बच्चों। अच्छा, यहाँ पे देखें कि इस फासले के साथ क्या चीज मल्टीप्लाई हो रही है? वन। वन नजर नहीं आता, वन हर नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अब देखिए वन के साथ डिस्टेंस यहाँ पे क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट के साथ आके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस इज लेस देन इक्वल टू वन। क्या ये वही चीज नहीं बन के जो ऊपर हमने लिखी है? डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, वो क्या है? लेस देन है और बराबर है, इक्वल है किसके? वन के। क्या ऐसा कोई एमसीक्यू हमारे पास मौजूद है? बिल्कुल, हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 जो है वो मौजूद है, इक्वल टू और लेस देन वन, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब यहाँ पे टेक्निकल क्वेश्चन वो आपसे एक और पूछ सकता है। वो क्या करते हैं? इन दोनों को चेंज करते हैं। वो यहाँ पे लिख दे डिस्टेंस, ठीक है, और यहाँ पे क्या लिख दे? डिस्प्लेसमेंट लिख दे। तब क्या करेंगे आप लोग हैं? इस मौके पे क्या करेंगे? इस मौके पे बच्चों आप क्या करोगे कि इस सिचुएशन को बिल्कुल उल्टा दोगे। आप एस को ऊपर ले आओगे और डी को नीचे लेके आओगे। जब आप ऐसा करोगे ना तो यहाँ पे जो लेस देन का साइन आ रहा है ना, वो लेस देन का नहीं रहेगा बल्कि वो क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन का हो जाएगा। और आपके पास ऑप्शन में कहीं ना कहीं मौजूद जरूर होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू वन। जब क्या हो? फासला ऊपर हो, यानी फासला पहले लिखा हो, डिस्टेंस पहले लिखा हो, डिस्प्लेसमेंट बाद में लिखा हो, तब आपने ये काम करना है। तो जल्दी से इसको जो है वो अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लें। इसके बाद मैं नेक्स्ट जो है हमारा एमसीक्यू की तरफ चलता हूँ। चलो बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास 2.2 है। इफ अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सम फिक्स्ड पॉइंट देन इट विल बी इन अ स्टेट ऑफ। अगर कोई जिस्म जो है वो फिक्स पॉइंट के साथ अपनी पोजीशन को तब्दील नहीं करता तो वो किस स्टेट के अंदर होगा? तो बच्चों आपके पास रेस्ट की हालत के अंदर होगा। किसके अंदर होगा? रेस्ट में। ये इसलिए मैंने डायरेक्टली बता दिया है क्योंकि आपको पता है कि ये आपकी बुक ने
आपको डेफिनेशन के फॉर्म में पढ़ाया होगा, तो इसलिए मैंने डायरेक्टली बता दिया, इसका हमारे पास डी आया था। अच्छा नेक्स्ट देखें 2.3, अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर, द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन द फर्स्ट सेकंड इज। आपके पास एक बॉल जो है वो ड्रॉप की गई है, कहां से, एक टावर के टॉप से। आप बताएं कि उस बॉल ने पहले सेकंड के अंदर कितना फासला तय किया होगा। ये आपके पास लेट से टावर है, ठीक है, और टावर के ऊपर से बॉल गिराई गई है। अब बॉल जब नीचे आ रही है तो आपने ये बताना है कि इस बॉल ने आपके पास पहले सेकंड के अंदर कितनी हाइट, कितनी बुलंदी जो है वो तय की है। अच्छा चलें, अब देखें ये चीज जो है आपने फ्री फॉल से सीखी है। आपके पास ये जो बॉल है ये कौन सी कंडीशन के अंदर है, फ्री फॉल कंडीशन के अंदर। आपने फ्री फॉल एक्सेलरेशन वाला टॉपिक पढ़ा है ना वहां पे। तो वहां पर आपने ये पढ़ा था कि अगर किसी जिस्म को आप बुलंदी से नीचे की तरफ गिराते हैं तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, जीरो होती है। एक न्यूमेरिकल की तरह है बच्चों, आपने ये न्यूमेरिकल की तरह सॉल्व करके वैल्यू निकालनी है। देखिए गिवन डाटा के अंदर आपको बताया गया है कि इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जीरो है। इनिशियल वेलोसिटी क्या है आपके पास है, जीरो है। अच्छा उसके बाद आपने देखें कि उसने आपको क्या बताया, उसने टाइम बताया है कि आपने पहले सेकंड के अंदर क्या करना है, बुलंदी को मालूम करना है। तीसरी चीज आपको फ्री फॉल के टॉपिक के अंदर पता चलती है वो क्या है कि हमारे पास जो भी जिसमें फ्री फॉल कर रहा होता है, ठीक है, फ्री फॉल कंडीशन के अंदर होता है, ठीक है, उसके पास जो एक्सेलरेशन होता है उसका नाम क्या होता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। और इसकी एक फिक्स कीमत होती है जो कि आपके पास 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और जब जिसम नीचे की तरफ गिर रहा होता है तो ये वैल्यू आपके पास क्या होती है बच्चों, मुस्बत होती है। ये भी याद रखें, ये वैल्यू क्या होती है, मुस्बत होती है। और इसकी सिमत हमेशा, ये जी जो होता है इसकी सिमत हमेशा कहां पर होती है, नीचे की तरफ होती है, डाउनवर्ड, जमीन की तरफ, ठीक है। जी की कीमत आपके पास कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, अब आपने हरकत की जो तीन मसावातें आपको पता है, ठीक है, उनमें से किसी एक का इस्तेमाल करते हुए इस ये छोटा सा जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इसको सॉल्व करना है। ठीक है, ये छोटा सा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको देखने में टेक्निकल लग रहा होगा, बड़े मुश्किल है, लेकिन ये आपने अपनी फिंगर टिप्स पे करना है और फिर पेपर में इसको टिक करना है। तो देखें जरा इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। पहले मैं आपके सामने तीनों इक्वेशन लिख ले बच्चों, मैंने आपके सामने जो है वो तीनों इक्वेशन जो है यहाँ पे लिख दी है, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3। अब आपने डिसाइड करना है कि हम तीनों में से कौन सी इक्वेशन जो है वो सॉल्व यूज कर सकते हैं। वो कैसे डिसाइड करेंगे, आपने क्या चीज फाइंड करनी है, आपने बुलंदी मालूम करनी है कि पहले सेकंड के अंदर बॉल ने कितनी बुलंदी तय की है। तो उसके लिए देखिए आपके पास यहाँ पर क्या पहली इक्वेशन इस्तेमाल हो सकती है, तो आपका सीधा डायरेक्ट जवाब आना चाहिए नो। नहीं हो सकती, क्यों, क्योंकि हाइट ही नहीं है। आपने हाइट मालूम करनी है और हाइट यहाँ पे मौजूद ही नहीं है पूरी इक्वेशन के अंदर, तो ये तो इस्तेमाल नहीं कर सकती। क्या दूसरी इस्तेमाल की जा सकती है, तो आप फौरन से देख के कहेंगे जी हाइट मौजूद है तो इस्तेमाल की जा सकती है। लेकिन बच्चों आपने नेक्स्ट चीजें भी देखनी है कि क्या आपके पास वी आई की कीमत मौजूद है, क्या आपके पास टाइम की कीमत मौजूद है। अगर ये मौजूद है ना तब आप क्या करेंगे, सेकंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि हमारे पास ये मौजूद है तो हम क्या पे क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। थर्ड का क्यों नहीं कर सकते, आपने ये बात मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बतानी है कि थर्ड इक्वेशन जो है हम क्यों इस्तेमाल नहीं करेंगे एमसीक्यू नंबर 3 को सॉल्व करने के लिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं एच की मदद से, इस वाली इक्वेशन की मदद से कीमतें पुट करते हैं। एच इज इक्वल टू वी आई की कीमत कितनी है, 0, टाइम कितना है 1, प्लस हाफ जी की कीमत कितनी है 10, और टी का यानी 1 का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, 0 इंटू 1 0 आएगा, 2 को 5 2 5 10, ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास 5। 1 का स्क्वायर आपके पास बच्चों क्या होता है, 1 होता है, तो 5 को 1 से जरब देंगे तो 5 ही आएगा। तो आपके पास जो करेक्ट आंसर है, ठीक है, वो क्या आएगा, 5 मीटर। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या होगा बच्चों, करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने इसको सॉल्व करना है थोड़ा सा दिमाग लगा के। ठीक है, टेक्निकल है इसलिए मैंने कहा कि मैंने इनके लिए अलग से वीडियो बनाई है, ये थोड़ी टेक्निकल है। नेक्स्ट बच्चों आपके पास एमसीक्यू नंबर 2.4 है, a body accelerate from the rest to a velocity of 144 km per hour in 20 seconds, then the distance covered by it is। बेटा याद रखना है कि जब भी किसी भी प्रॉब्लम को स्टार्ट करने से पहले वो ये कह दे कि जो जिस्म है वो पहले कहां पर था, रेस्ट में था, तो आपने समझ जाना है वो किसकी बात कर रहा है कि इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0। तो ये कहना चाह रहा है कि आपके पास एक बॉडी एक्सेलरेट करना स्टार्ट करती है रेस्ट की हालत से जब उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है, और वो रेस्ट की हालत से कौन सी वेलोसिटी में चली जाती है, 144 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी तक चली जाती है, कितने टाइम के अंदर, 20 सेकंड के अंदर। यानी फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 144 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और आपके पास कितने टाइम के अंदर आई है, 20 सेकंड के अंदर। ये जो वेलोसिटी उसने तब्दील की है 0 से 144 की, ठीक है, ये कितने में की है, 20 सेकंड के अंदर। ठीक है, और आपने ये बताना है कि आपके पास ये 20 सेकंड जो है इसमें जिस्म ने कितना फासला तय किया।
तो ये चीजें आपने जो है बच्चों उसको बतानी है। ओके, तो सबसे पहले बच्चों आपकी जो फाइनल वेलोसिटी है ना, इसको मीटर पर सेकंड में तब्दील करो। ये किलोमीटर पर आवर के अंदर है, तो मीटर पर सेकंड में तब्दील करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 144 को जरब देनी पड़ेगी 1000 के साथ और तकसीम करना पड़ेगा किसके साथ, 3600 के साथ। ऐसा करेंगे तो हमारे पास ये दो जीरो, इन दो जीरो से क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। 144 10 से जरब होगा तो आपके पास आएगा 1440 डिवाइडेड बाय 36। अब 36 के टेबल पे 144 आता है, 36 क्या पढ़ेंगे इसको, 36 एकम 36 और 36 4 144। तो आपके पास यहाँ पे क्या बचा 4 और साथ में क्या आ जाएगा, आपके पास 0 आ जाएगा। सो वी एफ किसके बराबर आ गया, 40 मीटर पर सेकंड के बराबर आ गया। ठीक है, यानी आप ये कह सकते हैं कि 144 किलोमीटर पर आवर किसके बराबर है, 40 मीटर पर सेकंड के बराबर है। ठीक है, तो ये पहली इंफॉर्मेशन आपके पास आ गई। ठीक है, ये आपने फाइनल वेलोसिटी निकाल दी। अब बच्चों इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के आपके पास दो तरीके हैं। ठीक है, एक आपके पास क्या है कि आप डिस्टेंस का ये वाला फॉर्मूला लगा दें, वी एस इज इक्वल टू वी एवरेज मल्टीप्लाई बाय टाइम। ये आपको स्पीड वाले टॉपिक के अंदर देखने को मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, वी एवरेज की कीमत निकालनी पड़ेगी। वो कैसे आएगी आपके पास, जो वी एवरेज है बच्चों आपके पास वो किसके बराबर आएगा, वी आई प्लस वी एफ डिवाइडेड बाय 2। यानी आपने इनिशियल वेलोसिटी को ऐड कर देना किसके अंदर, फाइनल के अंदर, और 2 पे क्या कर देना बच्चों, तकसीम कर देना। तो वी आई की आपके पास कीमत बच्चों कितनी है, 0 है, और वी एफ की हमारे पास कितनी आई है, 40। 0 प्लस 40 डिवाइडेड बाय 2, आपके पास आ जाएगा 40 तकसीम 2, तो ये आपके पास आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास क्या आ गई बच्चों, ये एवरेज वेलोसिटी क्या आ गई, 20 मीटर पर सेकेंड आ गई। आप इसको इस फॉर्मूले में पुट कर दें, एस इज इक्वल टू वी एवरेज आपके पास क्या है बच्चों, 20 जो भी हमने निकाला, और टाइम भी आपके पास बच्चों कितना है, 20। तो 20 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आंसर आएगा 400 मीटर। तो आपके पास जो जिस्म है, ठीक है, 20 सेकंड के अंदर कितना फासला तय कर लेगा, 400 मीटर का फासला बच्चों तय कर लेगा। तो आपका बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। इसको मैंने छोटा कर दिया, आप इसको यहाँ से जो है वो नोट करना है तो नोट कर लें। ठीक है, कर लिया नोट, चलें। ओके बच्चे, नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है, अ बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, इट कवर्स अ डिस्टेंस s in 4 सेकंड, हाउ मच टाइम डज इट टेक टू कवर 1/4 ऑफ द डिस्टेंस। आपसे कह रहा है कि एक जिस्म जो है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से हरकत करना स्टार्ट करता है, कौन सी सिचुएशन से, रेस्ट की हालत से। कहां से, रेस्ट की हालत से। ठीक है, इट कवर्स अ डिस्टेंस s in 4 सेकंड, और s फासला तय कर लेता है कितने टाइम के अंदर, 4 सेकंड के अंदर। आपसे ये कहता है कि हाउ मच टाइम डज इट टेक टू कवर 1/4 ऑफ दिस डिस्टेंस, कि वो आपके पास ये जो s फासला उसने तय किया है इसका 1/4 हिस्सा तय करने में वो कितना वक्त लगाएगा। अच्छा, ये थोड़ा सा आपके पास टेक्निकल है तो इसको ध्यान से समझना है कि किस तरह से हल होगा। अच्छा, ये हल करना सिखाऊंगा आपको, सारा प्रोसीजर करने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, अच्छा देखें, आपसे वो यह क्या कह रहा है कि एक जिस्म है जो रेस्ट की हालत से चलना शुरू हुआ, यानी उसकी इनिशियल वेलोसिटी आपको पता चल गया कि वो क्या है, 0 है। ठीक है, ये आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई। दूसरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई कि टाइम कितना है, 4 सेकंड है, यहाँ पर उसने मेंशन कर दिया। ठीक है, और तीसरी इन्फॉर्मेशन ये है कि जिस्म ने एस फासला तय किया जिसकी कीमत नहीं बताई, तो हम अंदाजा लगाते हैं। ठीक है, हम कहते हैं कि एक जिस्म जो है वो यहाँ से हरकत करना शुरू करता है और यहाँ तक जाता है, तो यहाँ जाते जाते उसने एस फासला तय कर लिया। ठीक है, आपसे वो कहता है कि अगर आप इस एस फासले को 4 हिस्सों में तकसीम करें तो बताएं कि ये जो एक हिस्सा है s/4, इसको तय करने में उसने कितना टाइम लगाया। ठीक है, तो थोड़ा सा टेक्निकल है, थोड़ा सा सोच के करना पड़ेगा। यहां पर मैं इस्तेमाल करूंगा बच्चों सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को, s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब आपको पता है v की कीमत कितनी है, 0, t की कीमत कितनी है, 4, प्लस हाफ, a की कीमत हमें नहीं पता, उसको ऐसे लिख दें। t की कीमत कितनी है, 4, और साथ में क्या आ जाएगा, स्क्वायर। 0 को 4 से करेंगे 0 हो जाएगा, इसको दफा करें, हम इसको नहीं डील करेंगे। ठीक है, 1/2 a, 4 का स्क्वायर लेंगे वो क्या आएगा, 16। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 8 16। ठीक है, s किसके बराबर आ गया, 8 a के बराबर आ गया। ठीक है, ये एक चीज आ गई आपके पास, इसको आपने बच्चों याद रखते हैं। ठीक है, अपने दिमाग में बिठा लें, इसे आप समझ लें आपकी पहली मसावात आ गई। अब दोबारा से वही इक्वेशन लिखें, सेकंड इक्वेशन, s इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर। अब बच्चे मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ, मैं इसको क्या लिख रहा हूँ, डायरेक्ट, मतलब वी आई टी मैंने नहीं लिखा क्योंकि मुझे पता है वो 0 हो जाना है, वी हाँ वी आई हमारे पास क्या है, 0 है।
तो मैंने नहीं लिखा इसलिए। अब देखिए आपके पास एस किसके बराबर आ गया, हाफ ए टी स्क्वायर। एस को हमने कितना फाइंड करना है, एस हमने कितना कर देना है, उसका एक चौथाई, टोटल का क्या कर देना है, एक चौथाई। तो एस के नीचे आप किसको तकसीम कर दें, चार को, किसको तकसीम कर देंगे, चार को तकसीम कर दिया। ये आपके पास मसावात नंबर एक आ गई, या आपके पास क्या आ गई, मसावात नंबर दो आ गई। आपने मसावात नंबर एक को तकसीम कर देना है किसके साथ, मसावात नंबर दो के साथ। सिंपल काम। मसावात नंबर एक को तकसीम करना है किसके साथ, मसावात नंबर दो के साथ, ठीक है। इसको देखें, अच्छा जब आप ऐसा करोगे ना तो आपके पास क्या होगा कि इस मसावात की जो लेफ्ट हैंड साइड है वो आपके पास इस मसावात की इक्वेशन की, मसावात से ये ना समझ लीजिएगा मैं क्या बोली जा रहा हूँ, इक्वेशन की, इक्वेशन नंबर वन की लेफ्ट हैंड साइड को इक्वेशन नंबर टू की लेफ्ट हैंड साइड से क्या कर देना है, तकसीम कर देना है, ठीक है। सो एस डिवाइडेड बाय एस ओवर फोर इज इक्वल टू, इसका क्या आ जाएगा, राइट हैंड साइड से तकसीम होगी, ठीक है, एट ए ओवर वन बाय टू ए टी स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब आपने क्या करना है, आपने क्या करना है, मैं नहीं चाहता ये जो बटा मुझे नजर आ रहा है, मैं नहीं चाहता कि एक मजीद बटा नजर आए, ठीक है। तो आप क्या करें, आप चाहते हो कि ये बटा खत्म हो जाए, ये नीचे क्या हो रहा है, इस एस के साथ तकसीम हो रहे हैं, तो आप इसको ऊपर ले जाके क्या कर दें, इससे मल्टीप्लाई करवा दें, ये क्या होगा, एस मल्टीप्लाई। अच्छा जब ऊपर जाके इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे ना, ये अपनी जगह तब्दील कर लेंगे। देखिए पहले चार नीचे आ रहा है, अब चार कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और ये इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। सेम काम आपने इधर करना है, एट ए, ये नीचे तकसीम हो रहे हैं, ऊपर जाके क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। ये याद रखिएगा, ये कुछ इस तरह से वन ओवर टू, वन लिखे ना लिखे इससे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। टू कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और ए टी स्क्वायर कहाँ आ जाएगा बच्चों, नीचे आ जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा अब आपने क्या करना है, अब एस से एस क्या हो गया, कैंसिल, ये ए से ए क्या हो गया, कैंसिल। आपके पास यहाँ पे क्या बचा, चार, यहाँ पे क्या बचा आपके पास, आठ दो सोलह, और यहाँ पे नीचे क्या आ गया, टी स्क्वायर। ये टी स्क्वायर को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये तकसीम हो रहा है सोलह के साथ, चार के साथ क्या करवा देता हूँ, मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, आ जाएगा फोर टी स्क्वायर इज इक्वल टू 16। अब ये चार को हम अलग कर लेते हैं क्योंकि मुझे टाइम निकालना है, तो चार आपके पास यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, 16, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाय 4, तो चार चार 16 आ गया, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अब देखें मुझे सिर्फ टी चाहिए, तो इसके ऊपर क्या आ रहा है, स्क्वायर आ रहा है, तो दोनों तरफ क्या ले लेंगे, अंडर रूट ले लेंगे, स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, टी किसके बराबर आ गया बच्चों, ये अंडर रूट 4 निकालोगे आपके पास आएगा 2, और यूनिट क्या होता है टाइम का, सेकंड। तो कितना आपके पास टाइम लगेगा, 2 सेकंड लगेंगे, ठीक है। इसको नोट करना है, नोट कर लें, कर लिया, ओके। तो आपके पास कितना टाइम लगेगा बच्चों, 2 सेकंड लगेंगे, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बच्चों आपके पास 2.6 है, the displacement time graph of two objects A and B are shown in the figure, point out the true statement from the following। आपको कह रहा है कि आपको दो ग्राफ नजर आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, डिस्टेंस टाइम के दो ग्राफ नजर आ रहे हैं, आपने बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट इन चारों में से दुरुस्त है। The velocity of A is greater than B, the velocity of A is less than B, the velocity of A is equal to B, the graph gives no information in this regard। सबसे पहले तो आपने देखना है कि ग्राफ बना हुआ है, तो ये आपके पास तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, डी आपने पहले क्रॉस कर देना है कि ये तो हमारे पास ऑप्शन में नहीं है। पीछे बच गया आपके पास कितने ऑप्शन, तीन ऑप्शन बच गए। चलिए इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं आपके पास ये वाला ग्राफ बनाता हूँ, ये अगर आप में से किसी ने डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ा हुआ है तो आपको पता होगा कि ये वाला जो ग्राफ है ये उस सिचुएशन में आता है कि जब आपके पास जिस्म कहाँ पर हो, रेस्ट में, और अगर कोई जिस्म रेस्ट में है तो उसकी स्पीड क्या होगी बच्चों, सिफर होगी। तो ये तो बिल्कुल श्योर हो गया, ये कौन सा ग्राफ है, बी वाला, ठीक है। ये तो श्योर हो गया कि आपके पास जो बी ग्राफ है, ठीक है, वो कहाँ पर है, रेस्ट की हालत में, यानी उसकी वेलोसिटी जो है वो कम होगी। अब देखते हैं आपके पास जो दूसरा ग्राफ है, ठीक है, ये वाला, ये ग्राफ आपके पास कब बनता है, ठीक है, ये आपके पास तब बनता है जब आपके पास जिस्म क्या कर रहा हो, यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा हो। यूनिफॉर्म स्पीड कौन सी होती है, ऐसी स्पीड जो वक्त के साथ तब्दील ना हो, ठीक है। तो ये ऐसी तब्दील वेलोसिटी होगी जो वक्त के साथ तब्दील, स्पीड होगी जो वक्त के साथ तब्दील नहीं होगी। लेट्स से कि अगर जिस्म 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा है तो इसी स्पीड से मूव करता रहेगा, जो कि बी से ऑफ कोर्स क्या है आपके पास ज्यादा है। तो आप ये ए वाला ऑप्शन लगाएंगे कि द वेलोसिटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन बी, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्या है 2.7, द एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ इज न्यूमेरिकली इक्वल टू। एक स्पीड टाइम ग्राफ के नीचे जो एरिया आता है वो किसके बराबर होता है। तो बच्चों ये तो टेक्निकल क्वेश्चन नहीं है, ये आपकी बुक के अंदर मौजूद है, ठीक है। आपके पास जो एरिया आएगा स्पीड टाइम ग्राफ के नीचे वो बेसिकली डिस्टेंस कवर्ड के बराबर होता है,
आपके जिस्म ने कितना फासला तय किया। उसके बाद ग्रेडियंट, ये भी आपके पास टेक्निकल क्वेश्चन नहीं है, आपकी बुक में मौजूद है, ठीक है, आपने ग्रेडियंट और स्लोप निकाला हुआ है, ठीक है। तो स्लोप या ग्रेडियंट ऑफ द स्पीड टाइम ग्राफ किसकी इन्फॉर्मेशन देता है? स्पीड टाइम ग्राफ जो है वो बेसिकली आपको एक्सेलरेशन की इन्फॉर्मेशन देगा, जबकि जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है बच्चों वो आपको किसकी इन्फॉर्मेशन देगा? स्पीड की देगा, ठीक है। लास्ट आपके पास न्यूमेरिकल क्या है? 2.10 a car accelerate uniformly from 80.5 kilometer per hour at t is equal to 0 second to 113 kilometer per hour at 9 t is equal to 9 second. Which graph best describe the motion of the car? आपसे वो कह रहा है कि एक गाड़ी है, ठीक है, जिसकी स्पीड कितनी है? 80 पॉइंट या 80.5 किलोमीटर पर आवर है, जब टाइम कितना है? t is equal to 0 सेकेंड। और थोड़ी देर बाद उसके जो बेसिकली वेलोसिटी है, ये कह लें कि इनिशियल है, ये कह लें फाइनल है, वो 113 किलोमीटर पर आवर हो जाती है, ठीक है, और टाइम कितना होता है उसके पास? 9 सेकंड का होता है, ठीक है। सो आपने क्या करना है, आपने बताना है कि कौन सा जो ग्राफ है वो आपके पास बेस्ट होता है इन सिचुएशन के लिए। तो चलें एक एक करके इन सभी ग्राफ को डिस्कस करते हैं, ठीक है, और बताते हैं कौन सा आपके पास बेस्ट होगा इस सिचुएशन के लिए। ओके बच्चों, तो पहला जो ग्राफ है वो वैसे ही आपके पास क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। क्यों कैंसिल हो जाएगा? देखें, न्यूमेरिकल के अंदर वो कह रहा है कि आपके पास जो गाड़ी है वो एक्सेलरेट कर रही है यूनिफॉर्मली, ठीक है, जबकि आपके पास जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ होता है ना, वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है। तो पहला वाला तो बिल्कुल ही आपके पास क्या होगा? इस ऑप्शन का आपके पास हिस्सा नहीं बन सकता, ठीक है, क्योंकि उसका जो ग्राफ है वो यूनिफॉर्म ही नहीं है, वो स्ट्रेट लाइन ही नहीं है, ठीक है। तो पहला तो कैंसिल हो गया। अब दूसरा देखें, आपके पास या दूसरे ग्राफ की बात की जाए तो देखिए आपके पास जो जिस्म है वो अपनी वेलोसिटी, पहली वेलोसिटी स्टार्ट कहां से कर रहा है? 80.5 किलोमीटर पर आवर से, जबकि जो ओरिजिन होता है, ओरिजिन वो पॉइंट होता है जहां पर दोनों वैल्यूज जो है वो क्या हो? 0 0। ओरिजिन पे वेलोसिटी की और टाइम की दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0 0 होनी चाहिए, ठीक है। और हम ये बिल्कुल नहीं कहेंगे कि आपके पास ये वाला ग्राफ जो है दुरुस्त है। क्यों? क्योंकि आपकी स्टार्टिंग वैल्यू क्या है? 80.5 है, ना कि 0 है, ठीक है। टाइम तो 0 है लेकिन आपके पास v की वैल्यू 0 नहीं है, तो दूसरा वाला ग्राफ आपके पास दुरुस्त नहीं होगा। अलबत्ता तीसरा वाला ग्राफ आपके पास दुरुस्त है। वो क्यों दुरुस्त है? आप देखें, 0 से कीमत स्टार्ट नहीं हो रही, 0 से ऊपर से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। यहाँ पे टाइम तो 0 है लेकिन जो वेलोसिटी है वो 0 नहीं है, वो 80.5 किलोमीटर पर आ रहा है। और देखें ग्राफ ऊपर जा रहा है, जिस बात की इंडिकेशन है कि वेलोसिटी की वैल्यू बढ़ रही है, और हमारा न्यूमेरिकल भी बता रहा है, यहाँ एमसीक्यू भी बता रहा है कि वैल्यू बढ़ रही है, ठीक है। तो सी वाला ऑप्शन आपके पास करेक्ट ऑप्शन होगा। डी वाला क्यों नहीं है बच्चों? क्योंकि वो दिखा रहा है कि वैल्यू तो वो सही कर रहा है, स्टार्टिंग सही पॉइंट से कर रहा है 80.5 से, ठीक है, लेकिन उसके बाद अपनी वैल्यू गिरा देते हैं, कम कर देते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। हमारे पास वैल्यू कम नहीं हो रही, ठीक है, हमारे पास वैल्यू क्या कर रही है? बढ़ रही है, ठीक है बच्चों। सो आई होप सो कि आपको सारे के सारे एमसीक्यू समझ आ चुके होंगे, कॉन्सेप्चुअली आप लोगों ने सीख लिया होगा इनको कैसे सॉल्व करते हैं। अगर आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, आपको वहां पर आपके आंसर जरूर मिलेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और अपने क्लास 9 के फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना है। अल्लाह हाफिज बच्चों।